वो लड़की है, उसके बॉस उससे हलकान रहते हैं क्योंकि उसके नाखून बहुत पैने और नुकीले हैं और उनको लगता है कि दफ्तर में आए नए नए कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब हो जाएगा। जैसे नवीन जी का वीडियो शुरू होता है तो उनके कई अभिवादनों में एक अभिवादन जय जोहार का होता है, जो हमें ये संकेत करता है कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं। मीडिया में साहित्य की जगह को लेकर और समाज में साहित्य की जगह को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ। अपनी ऑडियंस के हिसाब से और अपने मीडियम के हिसाब से अपने मैसेज का मूल बचा कर रखते हुए अपनी रणनीति को बदलना होगा। कुछ एक बार इत्तेफाक से ज़िला परिषद की लाइब्रेरी से मेरे पिताजी कुछ किताबें लेकर आए थे, गुरुदत्त के उपन्यास और इस तरह के, वो पढ़े थे। ज़्यादा कुछ नहीं पता था। 12वीं के बाद भटक रहा था और एक रोज़ एक पत्रिका दिखी बुक स्टॉल पर। लक्ष्मी टॉकीज़ हुआ करती थी इलाहाबाद में, वहाँ गया था किसी काम से। उस पत्रिका का नाम हंस था। मेरे पास 22-23 रुपये रहे होंगे। 20 रुपये की आती थी उन दिनों, इफ़ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, 20 की थी। मैंने पत्रिका खरीद ली और उस पत्रिका को पलटा तो एक कहानी थी। मैं उसे पढ़ने लगा और मैंने कहा, अरे यार, हिंदी में ये भी होता है, ये तो बड़ी कमाल की दुनिया है। उस कहानी का, वो कहानी कई अंशों में छपी थी। वो पहला अंश था और उस कहानी का शीर्षक था पीली छतरी वाली लड़की। मैंने कहा, ये तो जादू है। राहुल, अंजलि जोशी, जेंडर पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स, प्रेम, गाने, पंजाबी गाने, हिंदी गाने, माधुरी दीक्षित का पोस्टर, क्लोजअप की खुशबू, यूनिवर्सिटी की गुंडई, सब कुछ तो है इसमें। उसी अंक में दक्षिण भारत के एक साहित्यकार की कहानी छपी थी, लड़की जो इंजन ड्राइवर से प्यार करती थी। कमाल की कहानी। वो लड़की है, उसके बॉस उससे हलकान रहते हैं क्योंकि उसके नाखून बहुत पैने और नुकीले हैं और उनको लगता है कि दफ्तर में आए नए नए कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब हो जाएगा, पर स्नेह भी बहुत करते हैं। वो लड़की रोज़ एक तयशुदा समय पर एक ट्रेन में बैठती है और अक्सर वो उस ट्रेन के इंजन के ड्राइवर को देखती है। एक रोज़ उसकी तबीयत कुछ ख़राब होती है, वो गश खाकर गिर पड़ती है। उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो ड्राइवर, देखती है, पानी फेंक रहा है उसके ऊपर। तो वो खींच कर कहती है, तुम। तो ड्राइवर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मोहनलाल या ममूटी आएंगे बचाने के लिए? आई वॉज हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। कहानियाँ कही जा सकती हैं कितने कमाल ढंग से, कितने यकीनी ढंग से, कितनी उनमें शब्द चित्रात्मकता है, ये मुझे हंस के उस पहले अंक को पढ़कर पता चला। फिर जैसा अमूमन होता है कि आप प्रचलित चीज़ों से कभी कभी गंभीर चीज़ों की तरफ जाते हैं, तो राजेंद्र यादव जी जो हंस के संपादक थे, उनके संपादकीय पढ़ने लगे। ज़्यादातर चीज़ें तब समझ में नहीं आती थी। भूमंडलीकरण क्या होता है 17 की उम्र में नहीं पता था। अलग अलग विमर्श चल रहे थे उनके बारे में, शुरुआती जानकारी थी। 12वीं पढ़ के निकले थे। समूचे उत्तर भारत की तरह एक ही अभियान होता है, गणित पढ़िए तो IIT जाओ, बायो पढ़िए तो मेडिकल करो। उन्हीं दिनों रामविलास शर्मा जी का देहांत हुआ था। तो राजेंद्र जी ने एक बड़ा लंबा भावुक संस्मरण लिखा था और उसमें उस रिम दस्ते की तस्वीर थी जो रामविलास जी ने, जो अपनी कंजूसी के लिए भी विख्यात थे, राजेंद्र जी को गिफ्ट में दिया था और वो उन्हें स्नेह से वृषलक कहा करते थे। ये बौद्ध साहित्य से उठाया गया शब्द था और उसमें वो विवरण भी था कि कैसे झगड़ा होता है रांगे राघव का, उनका, और कैसे वो दूर हो जाते हैं। तो मैंने कहा, अरे हिंदी की दुनिया तो हमारे घर की दुनिया जैसी है, यहाँ पंचायतें हैं, वफादारियाँ हैं, झगड़े हैं। और इस तरह से एक सिलसिला शुरू हो गया। मैंने ग्रेजुएशन साइंसेज में किया, पर हंस, वागर्थ आती थी तब, नया ज्ञानोदय उसके बाद आई, और कथा देश, इन सब पत्रिकाओं को पढ़ने लगा। और शायद इसका काफ़ी योगदान रहा दिमाग पे कि BSc के बाद JNU में हिंदी की पढ़ाई करने आ गया, जबकि बहुत ज़्यादा पता नहीं था, कुछ सीनियर्स के नोट्स के सहारे। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ हंस का, जिसने मुझे मेरे जीवन को भाषा के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर, समझ के स्तर पर शुरुआती दिशा देने का काम किया। इसीलिए जब रचना जी का ईमेल आया तो मैं अपनी
जो भी थोड़ी बहुत व्यस्तताएं हैं उनको किनारे रख के भाग भाग के आ गया। दूसरी बात मीडिया में साहित्य की है, तो मैं अभी जो मुझसे पहले बोल रहे थे मुकेश कुमार जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं असहमत हूँ। मुझे नहीं लगता है कि हाशिए पर कहीं साहित्य की बात हो रही है। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं किताब वाला के नाम से, जिसकी एवरेज व्यूअरशिप 6 से 7 लाख है सभी प्लेटफॉर्म मिलाकर। लोग किताबें पढ़ते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस भरे रहते हैं किताबों के बारे में बताइए। तो ये थोड़ा सा सरलीकरण है कहना कि देखिए इतने ही लोग बचे हैं जितने यहाँ बैठे हैं, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं कल देहरादून लिट फेस्ट में था, वहाँ भी थे, और लिट फेस्ट से इतर भी जनता है जो पूरे दुनिया में हिंदी को पढ़ रही है तकनीकी की वजह से। टेक्नोलॉजी इज़ अ ग्रेट इक्वलाइज़र। हमें जब पाठकों के ईमेल आते हैं, पाठकों के कमेंट्स आते हैं, तब उससे पता चलता है कि वो कितना क्रेव कर रहे हैं अच्छे कंटेंट के लिए, अच्छे लिटरेचर के लिए। और हिंदी का पाठक हिंदी की किताबें भी पढ़ रहा है, अंग्रेज़ी की किताबें भी पढ़ रहा है, खोज कर पढ़ रहा है। मसला ये है कि यदि हम आज के ज़माने को ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ होगी। आपको नए ज़माने की तकनीक, लोग कहाँ पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस ढंग का कंज्यूम कर रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा सा अपनी कहन के तरीके को बदलना होगा। आप चाहते हैं कि आपके दर्शक स्वप्न वासव दत्ता के बारे में जाने या मृच्छकटिकम के बारे में जाने, और आप शुरुआत के 5 मिनट तमाम संस्कृत आलोचकों ने उसके विषय में जो टीका टिप्पणियाँ की, यदि उससे शुरू करेंगे तो मिलेनियल जेनजी क्राउड दौड़ लगा जाएगा। पर अगर आप इन नाटकों की कहानी सुरुचिपूर्ण ढंग से बताएं और फिर क्रमशः जब वो दर्शक, जब वो पाठक आपसे राब्ता कायम कर ले, फिर गंभीर चीज़ें बताएं। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने पहले पीली छतरी वाली लड़की पढ़ी, फिर लड़की जो इंजन ड्राइवर से प्यार करती थी पढ़ी, और उसके बाद राजेंद्र जी के और तमाम विद्वानों के संपादकीय पढ़े। कभी शैलेश मटियानी की स्मृति में अंक निकला, और दिस इज़ हाउ वी आर। एक तरीका है विज्ञान भवन में 3 घंटे की एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस हो, एक तरीका ये भी है कि आप 3 इडियट्स देखो और उसके बाद डिस्कस करो कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद अवर एजुकेशन सिस्टम। तरीका कोई भी गलत नहीं है, पर आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से और अपने मीडियम के हिसाब से अपने मैसेज का मूल बचा कर रखते हुए अपनी रणनीति को बदलना होगा। अगर आप रील में दाग देहलवी का शेर देखते हैं, तब भी वो शेर तो रहता ही है ना, और हो सकता है कि उसको देख के फिर आप रेखता की वेबसाइट पर जाएं और उनकी कुछ और गज़लों को पढ़ें। ये सिलसिला एक पंक्ति से शुरू होकर कहीं तक भी जा सकता है। विश्वावा शिम्बोष्का एक कवित्री हैं, हमारे एक सीनियर के मार्फत हमें उनकी कुछ पंक्तियां पता चली, फिर और खोजा तो विजय अहलूवालिया जी का भी अनुवाद मिला, अशोक पांडे जी का भी अनुवाद मिला। शुरुआत कहाँ से हो रही? मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला उपन्यास जो पूरा पढ़ा होशो हवास में, वो चेतन भगत का था, 5 Point Someone। इसको लेके ना मुझे शर्म है ना गर्व है, इनिशिएशन ऐसे ही हुआ। उसके बाद अंग्रेज़ी के और उपन्यास पढ़े, अभी कल्विनो टेलियो करके एक राइटर हैं, उनको पढ़ रहा हूँ। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ तक पहुँच रहे हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। आज की मीडिया जो यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है या केटर कर रही है या उनसे एक्टिव संवाद कर रही है, उसे पता है कि इसको संगीत पर, साहित्य पर, सिनेमा पर, समाज पर गंभीर, मज़ेदार, रोचक और रचनाशील कंटेंट पढ़ना है। वो पढ़ रहे हैं, वो खोज कर कहानियाँ पढ़ते हैं। एक कहानियों की ऐप है प्रतिलिपि, आप प्रतिलिपि के डाउनलोड जाकर देखिए, कहानियों की व्यूअरशिप जाकर देखिए, रेखता के आप ट्रैफिक को देखिए। उससे ये पता चलता है कि नए ढंग से लोग किताबों की तरफ जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हंस संस्थान और हंस पत्रिका भी अपने तेवर बरकरार रखते हुए नए माध्यमों का इस्तेमाल करेगा और नए लोगों तक पहुँचेगा। एक आखिरी बात जो नवीन जी ने कही कि न्यूज़रूम की भाषा और न्यूज़रूम में साहित्य को बढ़ते जाने की भाषा। अगर हमारे न्यूज़रूम में विविधता होगी भौगोलिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, तो वो हमारी भाषा में रिफ्लेक्ट होगा।
खास तौर पर तब जब आप बोलने के माध्यम में हैं। जैसे नवीन जी का वीडियो शुरू होता है तो उनके कई अभिवादनों में एक अभिवादन जय जोहार का होता है, जो हमें ये संकेत करता है कि वो किस भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं और उनकी विचारधारा में कौन कौन से प्रेरक पुरुष हैं। हम लोग अपने न्यूज़ रूम में इस बात पर काफ़ी जोर देते हैं कि आपकी जो आंचलिकता है वो आपकी शक्ति है, उसको किनारे मत करिए। मानकीकरण नहीं है कोई भाषा का। यदि आप मारवाड़ से आते हैं और 800-900 वर्ड की एक कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपको सहज ढंग से लगता है कि इसमें मारवाड़ी का कोई कहावत या कोई शब्द फिट बैठता है तो वो आना ही चाहिए। और ऐसे ही हमने भाषा को सीखा है, एक दूसरे की भाषा परिवारों में चहलकदमी करके। मैं मीडिया में बेहतर चीज़ें होने को लेकर, मीडिया में साहित्य की जगह को लेकर और समाज में साहित्य की जगह को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हंसते, मुस्कुराते, खिलखिलाते बच्चे, नौजवान और नौजवान तबीयत वाले बुज़ुर्ग नज़र आते हैं, जो संवाद भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं, सुनते भी हैं आलोचना। एक निजी प्रसंग से बातचीत समाप्त करूंगा। जेएनयू में मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। कल एक आयोजन में हम साथ थे, आयोजन से पहले बातचीत हो रही थी। अलग अलग पंथों की राजनीति और उसके साथ कैसे क्रिटिकली इंगेज किया जाए, इसको लेकर बात हुई। प्रोफेसर साहब ने कुछ कहा और मेरी उससे असहमति थी। उस समय उन्होंने उसका प्रतिवाद कर दिया। आज मैं जब नीचे उतरा एयरपोर्ट से, फ्लाइट लैंड की, तो मैंने देखा उनकी मिस कॉल है। मैंने घर जाके फ़ोन किया। प्रोफेसर साहब बोले कि यार मैं सॉरी बोलना चाहता था। मैं अवाक हूँ भाई, इतना विद्वान व्यक्ति हिंदी का, जिससे हमने कितना कुछ सीखा और जिससे सबसे ज़रूरी सबक सीखा जो हिंदी प्रदेश को खूब सीखना चाहिए कि अगर आप वाकई हिंदी का हित चाहते हैं, बल्कि इसको यूँ कहें कि वाकई अपना हित चाहते हैं, क्योंकि हिंदी तो हम लोग हैं ना, तो आपको सभी भाषाओं के बारे में, सभी तरह के विषयों के बारे में पढ़ना होगा। आप अपने आप को किसी चहारदीवारी में भाषा की, विचार की, साहित्य की ना बांधें। मेरे सामने त्रिपुरारी शरण जी बैठे हैं, कभी आप इनसे बात करिए, ये आपसे सिनेमा पे बात करेंगे, ये संगीत पे बात करेंगे, ये भोजन पर बात करेंगे। और जब ये बात करेंगे तो आप सिर्फ बात के स्तर पर समृद्ध नहीं होंगे, भाषा के स्तर पर समृद्ध होते हैं, संवेदना के स्तर पर समृद्ध होते हैं। रविकांत जी जब किसी पॉपुलर मीडियम की व्याख्या लिखते हैं CSDS से आने वाले जर्नल में, तब भी भाषा समृद्ध होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हो गया, आप क्यों ऐसे कह रहे हैं? तो बोले यार मैंने तुमसे कल कह दिया, लेकिन मुझे बाद में लगा दैट यू वर मेकिंग अ राइट पॉइंट, कि आपका अपना एक विचार हो सकता है, लेकिन जब तक आप सभी विचारों से क्रिटिकली इंगेज नहीं करेंगे तब तक बात आगे कैसे बढ़ेगी। मीडिया हो या साहित्य हो, इस एक चीज़ से हमें बचना चाहिए, ऐसा मेरी 40 बरस की सीमित समझ कहती है, जिसमें खूब सारे दुश्मन गढ़ लिए जाएं और उनसे सब तरह की बातचीत बंद कर दी जाए, श्रेष्ठता बोध से ग्रसित हुआ जाए, फतवे जारी किए जाएं और संवाद की गुंजाइश सिरे से खत्म कर दी जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।